केडिया जी रेडी हैं और केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। लास्ट 2-3 दिन कैसे ऑब्जर्वेशन रहे मार्केट में? आपके क्लाइंट्स ने आपको परेशान किया क्या खूब सारे फ़ोन कॉल्स करके? नहीं, कभी कभी ये जो मार्केट में तांडव होता है, कोई कोई उस तांडव के सही तरफ भी पड़ जाते हैं। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हाँ, मार्केट ने तांडव जरूर किया है। एनालिसिस बन रहा है आपका। सबसे पहले कहाँ से बात करेंगे आप? सबसे पहले क्रूड पे बात करते हैं, क्योंकि क्रूड और गोल्ड जब सेल ऑफ हो गए वहाँ से अपने टॉप से, तो उन्होंने ट्रिगर कर दिया कि हाँ भाई अब रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट शायद ढीला पड़ रहा है। तो उनके चार्ट्स क्या बताते हैं? पहले गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड में और ज्यादा स्पष्ट एक पैटर्न है। मैं जार्गन को थोड़ा कम ही रखना चाहूंगा टीवी के कार्यक्रम पर गोल्ड मुझे लगता है यहाँ से $200 कल के टॉप से नीचे जाने की चाल शुरू हो चुकी है। और 1680 पे भी अगर गोल्ड नहीं पलट पाया नीचे से, तो 1480 भी जा सकता है। तो 1880 से 1480 की यात्रा में आप करीब करीब 22-23% अगर गोल्ड लुढ़क सकता है, तो दो बातें हैं कि या तो सभी एसेट्स लुढ़केंगे इसलिए गोल्ड लुढ़क रहा है, या गोल्ड के अंदर कोई रिस्क ऑफ वाली कोई विशेषता नहीं है। तो गोल्ड एक और अजीब बात है, जब 7.5% का इन्फ्लेशन का आंकड़ा पिछले बृहस्पतिवार को अमेरिका में आया, तो क्या गोल्ड की चार्ट जो एकदम गहरे करेक्शन की तरफ बनी हुई है और उस तरफ लुढ़कने ही वाली है, तो क्या गोल्ड के ट्रेडर्स इस धारणा पे बैठे हैं कि ये इन्फ्लेशन एक ट्रांजिटरी फिनोमिना है? ये प्रश्न हम सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और क्रूड पे अगर आए, तो क्रूड ने ऑलरेडी एक अपनी जो पिछले साल 2020 में जो -$10 का रातों रात एक तमाशा हुआ था नाइमेक्स डिलीवरी पे, उस गंदे से भद्दे से एक बॉटम से जो क्रूड की लगातार 1.5 साल की जो यात्रा चली है, 1.25-2 साल की, मुझे लगता है उस लेवल का एक टॉप क्रूड में जो बन रहा है। और जब भी कोई वॉर की जैसी परिस्थिति बनती है, युद्ध की परिस्थिति, कोई बड़ा डिसरप्शन आता है, तो जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं किसी भी ट्रेडेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, क्रूड में खास करके सारे शॉर्ट साफ हो जाते हैं। तो ये और ज्यादा जब जब ये फाइनल कॉन्फर्मेशन रिवर्सल का आ जाएगा, ऊपर से सेल ऑफ आया है, बट एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए मेरे को और भी थोड़ा सा इंतजार 1-2 दिन करना है। और जब वो नीचे का ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होकर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत रफ्तार से लौट के बने। और ये आज नहीं, आप 20-25 साल के इवेंट्स की स्टडी को कर लो चार्ट पे रख के। जब बड़ा डिसरप्शन कोई आता है, सारी शॉर्ट साफ हो जाती है, उसके बाद जो रिवर्सल आता है बहुत गहरा होता है। तो रिस्क ऑफ की तरफ वर्ल्ड नहीं जा रहा है, आप करीब करीब ये मान सकते हैं इन दोनों चीजों से। इनफैक्ट ये तो बाजार में जो कंसोलिडेशन और एक कॉशन का साया है, इसको हटा देगा, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही इंडिया को क्रूड ऑयल से है। सुशील, आपको मार्केट के इंडिसेस कैसे नज़र आ रहे हैं इस समय, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें? निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए 2-3 सतहें हैं, 2-3 डिफरेंट लेयर्स। तो अगर हम निफ्टी में जो कल के लो से आज तक करीब करीब हम 600 पॉइंट उछल चुके हैं, तो 17,550 अब ज्यादा दूर नहीं है, वहां एक संभवतः रेजिस्टेंस बन सकता है। इसलिए 17,250 से लेकर 17,550 की आप एक रेंज पकड़िए। और जब हम 17,550 के ऊपर निकल लेते हैं, तो मैं 18,200 तक निफ्टी में संभावना देख रहा हूं। और 17,250 भी जो नीचे का स्तर है, ये बिल्कुल कोई ऐसा सीक्रेट स्तर कोई नहीं होता है। ये संभावित स्तर है। पर अगर वापस से कोई दोबारा रूस की और यूक्रेन की कोई साइबर रैटलिंग आ गई और युद्ध की चिल्लम्पो दोबारा शुरू अगर हो जाती है, तो 17,000 तक भी निफ्टी जा सकती है। ये संभावना दिमाग में रख के चलना चाहिए। तो सपोर्ट 1 17,250, सपोर्ट 2 17,050, 17,550 ऊपर में, और उसके बाद 18,200 तक। और उसी प्रकार से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो 37,800 निचला स्तर और ऊपर में 38,900। और जब 38,900 को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी 41,000 के करीब जा सकती है, 40,700, 40,800।
सुशील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक्चुअली मेरा यहीं से क्वेश्चन भी है, क्योंकि अजय ने आप एक क्वेश्चन ये तो पूछा कि इंडाइसिस कैसे चलेंगे। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मान लो अभी मैं जागा हूँ, मैंने पुरानी वॉलेटिलिटी को छोड़ दिया, मैंने एकाएक अभी देखा कि हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है, थोड़े मैक्रोस डाउन हुए हैं, मैं अभी आना चाहता हूँ, क्या मैं अभी आ जाऊँ? निफ्टी और बैंक निफ्टी में से किस में आऊँ? मेरे पास चॉइस सिर्फ एक की है, मैं एक इंडाइसिस को खरीदूंगा। आपका प्रश्न ही गलत है। इस तरह के प्रश्न करने से बाजार के अंदर में पैसे नहीं बनते हैं। आप, जब मैंने स्पष्ट कहा ना 17,550 का रेजिस्टेंस अगर है, अब उस हम 70-75 पॉइंट ऊपर है, तब आप क्या 20 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो? लेट द मार्केट रिवर्स फ्रॉम हियर, वन रैली इज कंप्लीट। अब उसका कन्वर्जन आने दीजिए, उसके बाद उस पर सौदा बैठेगा या टेक प्रॉफिट करना है कि नहीं करना है। हर घंटे हम बाजार के एटीएम मशीन की तरह हमने अपना डेबिट कार्ड स्वाइप किया और बाजार हमें एकदम स्पष्ट बात हर 5 मिनट में, हर 1 घंटे में कर देगा, ऐसा नहीं होता है। रिस्क टेकिंग को एक बड़े पॉइज के साथ करना चाहिए। तो मैं इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में असक्षम हूं। आपका प्रश्न सही हो सकता है, पर मैं इस तरह के उत्तर नहीं खोजता हूं बाजार से। ठीक है सुशील सर, फिर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ठीक है अभी हमको निफ्टी यहाँ नहीं लेना, कोई डिप आए तब आपको लेना है, मेरे को आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर मेरे को तब लेना हो, तब मेरे को लेना हो तो फिर अपने मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊं? ये 17,000 वाली रेंज जो भी आप बता रहे हैं वो लगाऊं, या फिर जो डबल बॉटम बना हुआ है 16,800 वाला वो लगाऊं, या फिर इससे भी नीचे सोचना होगा? डीपी जी, निफ्टी पे मैं जितना स्पष्ट कह सकता था मैंने कह दिया। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स नाउ। निफ्टी पे से कोई नया सौदा नहीं है। जिसने कल नीचे का सौदा किया उसको भी अपना टेक प्रॉफिट के लिए ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना है। 17,550 के ऊपर जाएगा तो और सौदा बढ़ाना है, पर कब क्या हो जाएगा, जब होगा उस सब डिसाइड करेंगे। कल का लिया हुआ सौदा जो है उसको संभालना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग ट्रेड कर रहे हैं। पर इस वक्त कोई नया निफ्टी में लिवाली का काम नहीं है। अगर 17,550 के ऊपर हम नहीं जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त अगर आपको इमीडिएट एक सौदा चाहिए तो निफ्टी में कल से जो तेजी हुई थी उसमें आपको टेक प्रॉफिट अब कर लेना चाहिए। ये देखिए, आपसे बात करते करते चार्ट ने एक लोअर बॉटम बनाना शुरू किया, आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लीजिए। अब 17,550 के ऊपर जाएगा तो आप अपनी दोबारा तेजी करिएगा, वरना हम 17,250 के आसपास देखेंगे कि कैसा पैटर्न बन रहा है और वहां पर हम नई तेजी करेंगे। अब शायद स्पष्टता मैंने आपको कुछ और दे दी है। और राइट सुशील, ऐसे में आप अगर कोई स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहें लेवल्स के साथ जहां पर बाइंग मौके बनते हो? देखिए, ये बाजार इस वक्त ना दो तरफा है। इवन एक सेक्टर के अंदर दो तरफ से मूवमेंट चल रहे हैं। मान लीजिए अगर आप एनबीएफसी में आओ तो चोलामंडलम फाइनेंस अभी यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो 700 रुपए के स्टॉप लॉस से, और हो सकता है इसमें 500 भी टूट जाए, 480 भी आ जाए। पर कल एक कुछ अगर मन्नापुरम या मुथूट अगर बहुत ज्यादा टूट गए, या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस नीचे ही पड़ा है और अब वो अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है, तो आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ले लो, चोला बेच लो। या अगर आपको बैंक निफ्टी में इतनी तेजी लग भी रही है तो भी आप देखो कि पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें हो रही है पर परफॉर्मेंस ऑलरेडी बड़ा आ चुका है। 75 रुपए वाला बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर 112, 15, 17 तक चला गया था। तो आप 112-13 का स्टॉप लॉस रख के अगर बैंक ऑफ बड़ौदा बेच दो, और हो सकता है नीचे वापस 75 में भी लेने मिल जाए। और उसी तरह से अगर आप तेजी की तरफ चलो तो मेरा ये मानना है करीब करीब जितने भी इंश्योरेंस स्टॉक्स जो एफ&ओ में है, और आईटी में भी आप एचसीएल, टेक महिंद्रा, एफएसएल, कोफोर्ज ले सकते हो। तो कुछ अपने अलग अलग देखिए, जिसकी जैसी पोजीशन साइज होती है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस बना सकते हो। जो यूनिवर्सल स्टॉप लॉसेस का डिस्कशन जो मैं अक्सर देखता हूँ मीडिया में, ये इसमें गुमराह इंसान ज्यादा होगा और रास्ता कम मिलेगा। पर अगर हाँ चार्ट का ही स्टॉप लॉस आपको चाहिए, पर अलग अलग आदमी के लिए अलग स्टॉप लॉस, उनकी टॉलरेंस अलग है, उनकी पोजीशन साइज अलग है। पर फिर भी एक चार्ट पे कब हम ट्रेंड को मानेंगे कि ये गिव अप कर दे, तो आप मोटी सी बात ये पकड़ लो, कल का लो जो है उसको आप स्टॉप लॉस समझकर आप ये ज्यादातर आईटी स्टॉक्स ले सकते हैं। ये चारों पांचों जो मैंने नाम पे, बाकी भी लार्जर आईटी स्टॉक्स अब बढ़ने लगे। और थोड़े से लंबी अवधि के लिए अगर देखें, आप निवेश करने की सोचे 3, 4, 5 महीने के व्यू से, मैं 2-4 साल की भी बात नहीं कर रहा, तो जितने भी एमएनसी फार्मा स्टॉक्स हैं, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो अबॉट हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, ये सारे मुझे लगते हैं यहाँ से 70-80% रिटर्न आपको दे देंगे। इवन
आप इंडियन फार्मा स्टॉक्स में इप्का लैब्स को पकड़ लीजिए, टोरेंट फार्मा ने भी एक रिवर्सल बनाना शुरू कर दिया है। जो रिसेंट 2 दिन पहले का पॉइंट लो है उसको स्टॉप लॉस, चार्ट का स्टॉप लॉस समझ लीजिए। कोई लीवरेज करके बहुत ज्यादा सौदा कर नहीं पाएगा उस तरह के स्टॉप लॉस पर, और उसके लिए इंट्राडे के अलग स्टॉप लॉस बनाने पड़ेंगे। तो सिलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स में भी अब बॉटमिंग आउट बिहेवियर हो रहा है। जी मुझे लगता है कि जो एक स्मैश डाउन हो गया 248 तक और ये जो बड़ा रिबाउंड पर नीचे से आया, ये मुझे एक सस्टेनेबल अपमूव अभी भी इसमें दिखता है। अगला पड़ाव 330 और 330 आने दीजिए, फिर तय करेंगे कि हम 400 की बात और उस तरह का सौदा बनाते हैं कि नहीं। आइडिया भी जो कल का लो है उसे आप स्टॉप लॉस समझकर यहाँ से ले सकते हैं। वापस ये 17-18 लौट आए तो मुझे कोई प्रकार का आश्चर्य नहीं होगा। और अगर आप HDFC समुदाय के जो स्टॉक्स हैं, सारा ही HDFC नाम भी, HDFC शब्द से भी लोग बहुत पीड़ित थे कि उनके सारे ही स्टॉक्स बिल्कुल पीट दिए गए, कूट दिए गए। तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि जो HDFC का लो बन चुका है लास्ट 2 दिन में, उस लो को आप बेस पकड़ लीजिए और ये 3200-3300 का भाव इसमें लौट आए। तो सारांश ये है कि 7,500 से 12,000 की निफ्टी तक लिक्विडिटी पे सारी नौकाएं ऊपर आ गई। यू डिडंट नीड ब्रेन्स, यू नीडेड ओनली करेज। और 12,000 से 18,000 तक का जो दौर था उसमें सेक्टर रोटेशंस में इस सेक्टर की थीम है, इस सेक्टर में स्टोरी है, जो भी स्टॉक उसमें लेना है ले लो, पैसे बन रहे थे। अब मुझे लगता है बाजार उसे ऐसे कठिन अब मोड़ से जाएगा। तेजी अभी भी लगती है, 16,500 की मंदी नहीं और ऊपर में 19,500 और उससे ज्यादा भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं है। मैं 6 महीने का भी ले रहा हूँ, पर अब यहाँ से बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट सभी चार्ट्स पर नजर आ रहे हैं। पूरे सेक्टर की थीम को खेलने की लग्जरी, वो आराम अब शायद आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली। हमने इनफैक्ट कुछ दिन पहले इस बात का एक फंडामेंटल एनालिसिस किया था कि पूरा ग्रुप जो है HDFC का, उसमें एक वैल्यूएशन श्रिंक हुआ है ये, जबकि नंबर्स काफ़ी सॉलिड हैं। लेकिन चाहे वो आप FI ओनरशिप की वजह से देख लें या कोई भी रीज़न की वजह से देख लें, लेकिन ये बात तो सही है कि वो मैसिवली अंडर परफॉर्म किए अपने सेक्टर को और वहाँ पे FI ओनरशिप कम हुई है और मल्टीपल्स श्रिंक किए। एक स्पेस के बारे में आपने हिंट किया है सुशील, वो है इंश्योरेंस स्टॉक्स। उस पर आपकी क्या राय बन रही है? यहाँ भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है अगर पूरा बास्केट को देखें, आपको लगता है केस बन रहा है रिवर्स का? और आपके फेवरेट कौन से हैं? इंश्योरेंस के सभी स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, सभी में अच्छी खासी रैली यहाँ से बनते लग रही है और बहुत पीट दिए गए हैं। नीचे की गुंजाइश ज्यादा नहीं नजर आती, बल्कि यहाँ से लेना ही चाहिए इन्हें। अगले 15-20 दिन के नजरिए से, अगले 1 महीने के नजरिए से मुझे लगता है इंश्योरेंस के स्टॉक्स में पैसा बनेगा। अब आपसे प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को आज ले लीजिए और GIC RE को 4 दिन बाद आके लीजिए, पर करीब करीब ये सारे बॉटम जोन में आ गए, आगे पीछे अब इनके सबके ट्रेंड रिवर्सल्स ट्रिगर होने लग गए हैं, जहां से मुझे 20 से 25% तक की बढ़त सभी ब्रॉडली इंश्योरेंस स्टॉक्स में वापस नजर आ रही है। ठीक है सुशील जी, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल होगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। आपका इस पे टेक क्या है? आप क्या टारगेट रखेंगे? टारगेट वगैरह देखिए बाजार में बनाना बहुत लपेट में आ जाने वाला काम है। ये इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक है, इंडेक्स इसे ड्राइव करता है या ये इंडेक्स को ड्राइव करता है, कहना कठिन है। मैं भी कुछ दिन पहले ही रिलायंस की चार्ट देख रहा था। इस वक्त फिलहाल वो ठीक है निफ्टी के साथ साथ, पर कोई एकदम से यहाँ से इमीडिएट बड़ी तेजी निकलती ही चली जाएगी, एक बार कह पाने का और कर पाने का साहस नहीं है। देखते हैं इसे, एक बार इसे 2450 तक जाने दीजिए और फिर उसके बाद एक निर्णय लेंगे। अभी 2412 पे है, 2450 के ऊपर चल पड़ेगा तो फिर और ऊपर की तेजी का सौदा बैठाएंगे। फिलहाल एक बार लगता है 2450 के आसपास निकलने का मन है इससे। ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत हुई और आपने काफी सारे स्टॉक्स भी बताए, इंडेक्स भी क्लियर किया और निफ्टी भी मैंने जो आपको बार बार पूछ के थोड़ा परेशान किया उसके लिए आपको बहुत बहुत माफी चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सुशील जी, मुझे कोई दिक्कत समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।